अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास पेपर एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के। अब हमें जैसा कि पता है कि बायो के दो पेपर होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। तो हम पहले अभी का जो लेक्चर है उसमें हम पास पेपर कर रहे हैं बॉटनी का, जो 2019 का है, क्योंकि हमें पता है कि 2020 में हमारे पास पेपर नहीं हुए ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो हम यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं वो बॉटनी कर रहे हैं 2019 की। हम देखेंगे कि 2019 में कौन से चैप्टर से कौन सा एमसीक्यूज़ आया हुआ है और उस एमसीक्यूज़ का राइट आंसर क्या है। ठीक है, साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता रहूँगा साथ साथ कि एमसीक्यूज़ को किस तरीके से आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं यहाँ पे बॉटनी का 2019 का। ठीक है, और ये जो पेपर है ये कराची बोर्ड का पेपर है, कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ आया हुआ है बॉटनी का वो है राइबोसोम आर मैन्युफैक्चर इन ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडीज़, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका एमसीक्यूज़ आया हुआ है ये चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ है। द सेल, जो चैप्टर का नाम द सेल है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो न्यूक्लियस है, मैन्युफैक्चर इन न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी राइट आंसर आपका जो डी है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में जाना चाहूँगा इस एमसीक्यूज़ के। अब राइबोस अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए जो है हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप अगर हम बात करें दो तरह की होती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। विटामिन सी, विटामिन डी की प्रोडक्शन है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है। गोल्जी बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो गोल्जी बॉडीज़ आपके पास पैकेजिंग एंड चेकिंग का काम कर रही होती हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है। ठीक है, सेलुलर एस्पायरेशन करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस हमारे पास अगर हम बात करते हैं सेंटर कंट्रोलिंग सेंटर होता है आपके पास किसी भी सेल का। अब अगर हम बात करते हैं राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर कैसे बनते हैं, अगर हम बात किसी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, आपका जहन, आपने अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक सब स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, यानी आपके पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर कौन कर रहा है, न्यूक्लियोलस। अगर हमारे पास यहाँ पर आंसर यानी एमसीक्यूज़ के अंदर न्यूक्लियस के साथ अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह अगर मैं बात करता हूँ या न्यूक्लियोलस लिखा होता तो देन हमारा यहाँ पे जो आंसर होता वो न्यूक्लियस नहीं बल्कि न्यूक्लियोलस होता। ठीक है, तो प्रॉपरली आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होता फिर। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, तो करीब हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। दूसरा एमसीक्यूज़ हमारा जो है वो है ग्लाइकोलिसिस इज इन एज टेक प्लेस इन, ये चैप्टर नंबर, अगर हम बात करते हैं ये चैप्टर नंबर 11 से है सवाल, जो हमारा है हमारे पास जो है बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, ऑप्शन ए वैक्यूल, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी साइटोसोल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें वैक्यूल अगर हम बात करते हैं एज अ वाटर स्टोरेज या फिर फूड स्टोरेज के लिए काम हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट कन्वर्ट होती है, किसमें, क्या लाइट कन्वर्ट होती है, यानी आपके पास लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। कैसे होती है वो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या कर रहा होता है, सेलुलर एस्पायरेशन का काम कर रहा होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में काम करता है। अब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया तो काम करता है, लेकिन हमें पता है ग्लाइकोलिसिस यानी सेलुलर एस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस भी आती है।
लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से पहले का प्रोसेस है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस, यानी अगर हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से पहले ग्लाइकोलिसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन से पहले अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो इसका मतलब कि सेल से बाहर क्या होगा, यानी आपके पास क्या होगा, यानी सेल से माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, बाहर ग्लाइकोलिसिस, यानी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर टूटेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी साइटोसोल इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है अगर हम बात करते हैं, ये हम यहाँ पे बात करते हैं MCQ नंबर 3 की, जो है दीज ट्रेकियोफाइटा हैव नेदर रूट नोर लीव, यानी अगर हम बात करते हैं ऐसा कौन सा है जो जिसमें लीव्स और रूट्स आपको आप नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जैसे अब कह रहा था कि मैं डिफरेंट टेक्निक्स बताता रहूँगा साथ साथ कि हमारे पास कौन से हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे MCQs भी होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने तो पढ़ी नहीं है या इस MCQ से लिंक नहीं कर रही, कुछ ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, या ऑप्शन डी अगर हम देखते हैं सबसे पहले, तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है जो पोटेशियम लिखा हुआ है। पोटेशियम कोई वर्ड हमने तो पढ़ा नहीं है, ये गलत प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये एक ऐसी, आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दें। पीछे बचा आपके पास साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपरली अगर हम देखते हैं आपके पास ट्रेकियोफाइटा में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो साइलोप्सिडा ऐसे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें आपके पास ना लीव देखे गए हैं और ना ही रूट्स प्रॉपरली वे में देखे गए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, और ये आपका जो MCQ आया है ये चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा कि ये कंडेंस सिलेबस में आपके शामिल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2021 में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंडेंस कर दिए गए हैं पेपर्स के लिए, तो इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करते हैं MCQs नंबर 4 जो है वो है दिस कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करता है एक आइन। वो आइन कौन सा है, अगर हम बात करते हैं बेसिकली, अगर हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, या अगर हम बात करते हैं कोई भी फंक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, अगर हम बात करें कोई भी चैनल्स की बात कर लें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैनल्स इन लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी में बात करते हैं तो दो आइंस आप याद रखें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होता है एक तो सोडियम, ठीक है, और दूसरा होता है पोटासियम। ठीक है, सोडियम पोटासियम फ्लक्स आप ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर का नहीं है। जब सोडियम या इनसाइड मूव करता है, पोटासियम आउटसाइड मूव करता है, तो वो चैनल ओपन या क्लोज होते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो अगर लिविंग बॉडी हो। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स की बात की जा रही है, तो प्लांट्स में भी इसी तरह कुछ आइंस होते हैं जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है फॉस्फोरस, एंड लास्ट ऑप्शन डी दैट इज़ पोटासियम। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि पोटासियम जो होता है वो क्या कर रहा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काम कर रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास जो थी ये वैसे भी अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 से MCQs आई हुई थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 14 यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके पास डिस्कस किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब इसके अलावा आपसे ये एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस MCQs के ऊपर, एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द रोल ऑफ पोटासियम। ठीक है, राइट डाउन द रोल ऑफ पोटासियम इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये एक नंबर का सवाल जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है बॉटनी के अंदर, उसके अंदर पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पोटासियम का रोल क्या है जैसे, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, जो डायरेक्टली क्या कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है किसको, ट्रांसपायरेशन को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो कुछ MCQ नंबर 5 वो है
दिस अपेंडेज इज हेल्प इन कंजुगेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, सबसे पहला तो हम देख लेते हैं कि कुछ ये कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन एक प्रोसेस होता है, अगर हम आपने पढ़ा हो चैप्टर नंबर 5-6 के अंदर आपके पास किंगडम प्रोकैरियोटा है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, जेनेटिक, यानी अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है, आपके पास कुछ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। अब वो कंजुगेशन जो होती है वो एक ऑर्गेनेली के थ्रू होती है। ठीक है, यानी एक स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के थ्रू होती है। उस यहाँ पर पूछा गया है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो यहाँ पर एक और थ्रेड लाइक फॉर्म होती है जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला क्या कर रहा होता है, लोकोमोशन में काम कर रहा होता है। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लैजेला, ऑप्शन ए जो है वो फ्लैजेला है, ऑप्शन बी प्लाई, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी जो है वो है कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा कि कुछ चीज़ें, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो रिलेट नहीं कर रहे होते हमारे उस स्टेटमेंट से। अब यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो इस स्टेटमेंट से लिंक ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बैक्टीरिया के ऊपर तो कोई सीलिया मौजूद होता नहीं है, यानी हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि सीलिया है, अपना बैक्टीरिया है सीलिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेट कर दें आप लोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लैजेला, फ्लैजेला का एक फंक्शन अगर याद हो तो फ्लैजेला जहाँ भी हमने पढ़ा उसमें एक ही काम करता है, वो क्या, लोकोमोशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैप्सूल, कैप्सूल सिंपल, हम कैप्सूल अगर हम घर में भी मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं तो वो जो कैप्सूल होता है वो क्या कर रहा होता है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। कैसे, उसके अंदर जो भी मेडिसिन होगी वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसी तरह कैप्सूल क्या करता है, बैक्टीरिया को भी क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन का, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके साथ साथ कुछ पैथोजेनिसिटी भी दे रहा होता है कि बीमारी पैदा करने में आसानी कर रहा होता है। अब बच क्या गया, ऑप्शन एक ही बच गया, वो क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज़ पिलाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपके पास जो MCQ था ये चैप्टर नंबर 6 से था, जैसे पहले मैं डिस्कस बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 से, अपना चैप्टर नंबर 8 से सवाल है कि ए एस्परजिलस फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ सेट्रिक टॉक्सिन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अल्फा टॉक्सिन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एस्परजिलस के अंदर। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन यहाँ पे नहीं होते, न्यूरोटॉक्सिन और हेमाटॉक्सिन भी नहीं होते और माइकोटॉक्सिन भी नहीं होते। ठीक है, माइकोटॉक्सिन नहीं होंगे, हेमाटॉक्सिन बेसिकली हेमाटो का वर्ड यूज़ होता है मोस्टली, अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिफरेंट उसमें प्रोनाउंसिएशन के अंदर यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 6 है वो ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ए ऑप्शन है, और ये MCQ नंबर, ये चैप्टर नंबर 8 से डिस्कस किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, लाइकोपेरिसेडियम इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ, ये तो आपने रटा लगाना पड़ेगा कि, ठीक है, तो ये आपने रटा लगाना पड़ेगा कि हम रटना पड़ेगा कि कौन सा साइंटिफिक नेम किसका है। तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हाँ, पर साइंटिफिक नेम याद करने की एक ट्रिक है, न्यूमेरिक में आप क्या वही ऐसी प्रोनाउंसिएशन बना लें जिससे आपको याद रहे। ठीक है, जिससे आपको याद रहे। अगर हम बात करते हैं, इसको याद कर रहा था मैंने टम से, टम, लेटम, एस्केलेटम, टम, टम, टमाटर, टमाटर, टमाटर। ठीक है, टमाटर, टमाटर, तो टमाटो, मैंने ऐसे याद किया था कि हमारे पास जो है ये जो नाम है वो लिंक करता है टमाटो से, तो हम यहाँ टोमेटो को मैं आपको कर देते हैं पी टेक। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस MCQs की, तो इस साल इस तरह की MCQs नहीं आएगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 9 में ये जो टॉपिक है वो कंडेंस कर दिया गया है, यानी आपके पास जितनी भी फैमिलीज़ है उनको कंडेंस कर दिया गया है, इसलिए इस तरह की MCQs नहीं आएगी। यानी बार आप लोगों को ये एडवांटेज है कि आप लोगों को बॉटनिकल नेम याद नहीं करने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो चैप्टर नंबर अगेन 9 से है, चैप्टर नंबर 9 अगेन, और वो है इट इज़ अ हेटेरोस्पोरस प्लांट, राइनिया शिगेला मॉस
और लाइकोपेडारियम। अब तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डेट इज़ बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगर मैं बॉन्स की बात करता हूँ, यहाँ होमोस्पोरी होगी, राइनिया में भी होमोस्पोरी होती है, ठीक है, और लकार्डियम में भी होमोस्पोरी होती है। हेटेरोस्पोरी क्या है, जहाँ स्पोरस क्या है, जहाँ पर आपके पास स्पोर जो बने वो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर में, दोनों के यानी मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर जो आपके पास स्पोर जो है वो डिफरेंट, यानी अगर बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर बने, ठीक है, गैमेट्स डिफरेंस बने। अगर हम उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है, MCQs नंबर 9 वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, मल्टी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, नॉन साइक्लिक या साइक्लिक। तो ये जो आपके पास MCQs आया है ये चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ है और इसका आंसर नॉन साइक्लिक है। लेकिन ये MCQs आपके इस साल बोर्ड में नहीं आ सकता, अगेन कंडेंस सिलेबस में ये टॉपिक आपके शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके पास चैप्टर नेक्स्ट MCQs जो है वो है MCQs नंबर 10, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ठीक है, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस से वाटर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इस कॉल्ड, ठीक है, दैट ऑप्शन ए जो है वो है प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन बी जो है वो है ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी जो है वो है लोकोमोशन ट्रांसलोकेशन और ऑप्शन बी है इम्बाइबिशन, ठीक है। तो यहाँ एक वर्ड जो यूज़ हुआ वो हुआ हाइड्रोफिलिक का। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। वाटर लविंग का मतलब यानी वो पानी से बहुत ज़्यादा बेतहाशा इश्क में है, मोहब्बत में है, उन्हें पानी बहुत पसंद है, जब भी जहाँ भी पानी देखेंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। एंड दैट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज़ नॉन एज एम्बाइबिशन, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 14 से सवाल है, ठीक है, ये आपके पास एक नंबर के लिए 14 से सवाल है, फूड से नहीं। तो एक नंबर के लिए आपके पास डेफिनेशन डिफाइन के तौर पे भी आ सकता है, डिफाइन एम्बाइबिशन, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। आप अगर ये डेफिनेशन भी लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर, अगर ऑब्वियसली आधा नंबर के लिए आएगा, एक नंबर के लिए नहीं आ सकता, आधे नंबर के लिए आएगा, तो ये आपको आधा नंबर इसका मिल जाएगा। 2 डेफिनेशन आएंगी तो 1 नंबर के लिए आएंगी, और एक डेफिनेशन आएगी तो आधे नंबर के लिए आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा हम देख लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लाज्मोलाइसिस वाटर, अगर हम वापस से अगर हम बात करते हैं, वाटर को रिस्टोर हो जाता है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। ट्रांसपायरेशन, हाँ देखो ट्रांसपायरेशन यहाँ एब्जॉर्प्शन है, और ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द यानी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ट्रांस का मतलब होता है एक जगह, लोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कहीं तक दूर दूर तक यहाँ अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक का सब्सटेंस को कोई नामो निशान नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है जो इम्बाइबिशन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑप्शन MCQ नंबर 9 की, तो ये अगेन आपके पास चैप्टर नंबर 14 से है, चैप्टर नंबर 14 से ये MCQs है। और ये MCQs आपके पास क्या है, MCQ नंबर 9 MCQ नंबर 11, द मूवमेंट ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल थ्रू द कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अगर बात करते हैं यानी आयंस या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं किसी प्रोटीन के थ्रू, यानी अब एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास सेल है, यहाँ देख लें, ये आपके पास सेल है। अब हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट आपके पास प्रोटीन होते हैं जो जिन्हें हम इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस प्रोटीन के थ्रू अंदर जा रहा है, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी नोन एज, या अगर हम बात करें किसी दूसरे प्रोटीन के थ्रू जा रहा है, दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी नोन एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यानी फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाना। डिफ्यूजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर चीज़ की कंसंट्रेशन क्या है, कम, और बाहर क्या है, ज़्यादा, हाई से लो की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है और वो चीज़ क्या है, प्रोटीन। दैट टाइप ऑफ डिफ्यूजन विल बी नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये डेफिनेशन है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आधे नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन दीज
ऑफ थाइलाकॉइड्स, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर आपको पता हो तो ग्रेना, अगर हम ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये न्यू अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्वाइनेज स्ट्रक्चर होते हैं जैसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सोमा कहते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ग्रेना, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा इज अ लिक्विड। अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा हमारे पास क्या होता है कि दैट इज़ द लिक्विड पार्ट। उसके बाद हमारा ग्रेना, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वन थाइलाकॉइड टू अदर थाइलाकॉइड, ठीक है। फिट्स आपने पढ़ा नहीं होगा। मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी लिक्विड पार्ट लेकिन प्रोटीनियस या कैल्केरियस। तो हम यहाँ पे अगर बात करें मैट्रिक्स, आपने कभी भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो अगेन एलिमिनेशन ऑप्शन है। दो ऑप्शन रह जाते हैं, यानी बी एंड सी को आप अपना सी एंड डी को आप पढ़ते साथ ही एलिमिनेट करते हैं कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि आपने कभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये नहीं पढ़ा, इनके स्ट्रक्चर के अंदर कभी ये नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये नहीं हो सकते। दो रह गए, स्ट्रोमा और द ग्रेना। तो स्ट्रोमा जो है वो हमने पता है कि दैट इज़ द लिक्विड पार्ट, ठीक है, लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज ग्रेना स्ट्रोमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बाकी एक ऑप्शन रह गया, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये जो आपके पास MCQs आई हुई है, ये अगेन चैप्टर नंबर 11 से आई हुई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके पास क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी है, चैप्टर नंबर 11 में भी है और चैप्टर नंबर 4 में भी है। चैप्टर नंबर 4 प्लस 11 दोनों के अंदर डिस्कस किया गया है बहुत डिटेल से इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो MCQs है वो MCQs है MCQs नंबर 13। कॉर्निमरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंसी, सॉइल डेफिशिएंट ऑफ डैश। यानी एक ऐसे, अगर हम बात करते हैं जितने भी आपके पास ऐसे प्लांट हैं जो किसी इंसेक्ट्स पे या गोश्तखोर जा प्लांट हम कहें, तो ऐसे जो आपके पास प्लांट होते हैं उन वो क्या करते हैं ऐसे किस जगह के, यानी क्यों, यानी अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट या कॉर्निवोरस प्लांट किस तरह की सॉइल में ग्रो करते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा, जब भी आपको ये आपके टीचर ने पढ़ाया होगा या आपने कहीं बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो कॉर्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इस इंसेक्टिवोरस क्यों बन जाते हैं, ये आपके पास रीज़न भी आ सकता है वैसे एक नंबर के लिए, वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉर्निवोरस प्लांट ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस सॉइल के अंदर एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है और दैट एलिमेंट विल बी नोन एज नाइट्रोजन, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन जो होता है वो किस लिए किस बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के, ठीक है। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है, मेजर एलिमेंट है क्लोरोफिल का। तो जब क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो क्या आपके पास उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट के अंदर, तो नहीं हो सकती। अब ज़मीन में क्लोरोफिल नहीं है इसलिए प्लांट में भी क्लोरोफिल की कमी होगी, सॉरी ज़मीन में नाइट्रोजन नहीं है तो इसलिए प्लांट में भी नाइट्रोजन की कमी होगी। उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कोई भी प्लांट क्या करता है, आपके पास इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है। और उस इंसेक्ट्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में से वो क्या करता है, आपके पास नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और या फिर उस एनिमल के अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उससे वो अपनी अदर प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा होता है, कंप्लीट कर रहा होता है। जिसके बाद क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, यानी क्लोरोफिल कंप्लीट करने के बाद वो फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा जो अपना फूड है वो इंसेक्ट से हासिल कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। और उसके अगर हम बात करते हैं, ये MCQ आई हुई है चैप्टर नंबर 12 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 से आई हुई है, न्यूट्रिशन से आई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है इसका आंसर जो ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs है वो है MCQ नंबर 614, MCQ नंबर 14, और वो लिखा हुआ है वैक्यूल इज सराउंड बाय अ मेम्ब्रेन। वैक्यूल जो आपके पास एक ऑर्गेनेली है, प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, अपना प्लांट सेल में परमानेंट और लार्ज होता है, और एनिमल सेल में परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये सर्टेन टाइम पे मौजूद होता है, सर्टेन टाइम पे मौजूद नहीं होता, परमानेंट ऑर्गेनेली नहीं है ये एनिमल का, जबकि प्लांट में ये परमानेंट ऑर्गेनेली है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, अगर हम पहले देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है आपके पास ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पर एलिमिनेशन की बात करते हैं। पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, बी और सी की, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये तो प्लास्टिड्स हैं, ये खुद अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गेनेली के पिगमेंट हैं, यानी सब काइंड्स हैं। ऑप्शन बच गया एक ही, ऑप्शन डी,
ठीक है। तो इन तीनों को आप डायरेक्ट एलिमिनेट करें, आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, यानी टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये मेम्ब्रेन है जो होती है किसकी, आपके पास वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है एमसीक्यू, ये बेसिकली आपके पास आई हुई है चैप्टर नंबर 4 से आपके पास ये एमसीक्यूज आई हुई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है आपके पास द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पोरोफाइट ऑफ अल्वा। स्पोरोफाइट ऑफ अल्वा यानी जो स्पोरोफाइट है उसमें आपके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं अल्वा में, ठीक है। तो अल्वा का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, वैसे अगर बात करते हैं अल्वा का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं 22n, यानी कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 26, और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं 13, ठीक है। तो या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 होंगे या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 13 होंगे 13, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैमेटोफाइट है, तो गैमेटोफाइट में हमेशा नंबर क्या हो जाते हैं हाफ, यानी गैमेटोफाइट के अंदर हाफ होंगे यानी 13 होंगे, और जो स्पोरोफाइट होंगे उसके अंदर कितने होंगे 26 होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा या तो वो 13 होना चाहिए अगर गैमेटोफाइट की बात हो रही है, या 26 होने चाहिए अगर स्पोरोफाइट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ लिया एमसीक्यूज में कि स्पोरोफाइट की बात हो रही है, यानी 2n नंबर होंगे क्रोमोसोम के। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, आपके पास क्या है 12, 13, 24 और 26। 12 और 24 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अल्वा कोई ऐसा नहीं होता जिसमें 12 या 24 क्रोमोसोम हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो एबनॉर्मलिटीज़ में आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी होगी, लेकिन अल्वा नहीं हुआ वो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं 13 और 26, हमने यह बात कर ली। अगर स्पोरोफाइट है तो उसमें 26 होंगे, कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और अगर गैमेटोफाइट है तो उसमें 13 होंगे, यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 26 होगा, क्योंकि यहाँ पर बात जो हुई हुई है वो स्पोरोफाइट की हुई हुई है, और ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है सवाल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है दीज बैक्टीरिया सराउंड बाय फ्लैजेला, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हुई है, फ्लैजेला की बात हुई है, तो हमने फ्लैजेला की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ी है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेस ऑफ फ्लैजेला। तो हम यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पूरी बॉडी के इर्द गिर्द क्या हो आपके पास फ्लैजेला मौजूद हो। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है डुअल, दो, यानी दो जगह पे दो पोल्स के ऊपर आपके पास टू अपोजिट पोल्स के ऊपर दो जगह क्या हो फ्लैजेला मौजूद हो। मोनोट्राइकस, मोनो का मतलब होता है वन, यानी एक पोल के ऊपर एक जगह ही फ्लैजेला लगा हुआ हो। ए ट्राइकस, ए का मतलब हमारे पास हमेशा वायु के अंदर क्या रहा है एब्सेंस का रहा है, तो यहाँ पर कोई भी यानी ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, यानी फ्लैजेला एब्सेंट है। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज में जो पूछा गया एमसीक्यूज नंबर 16 में वो पूछा गया सराउंड बाय द फ्लैजेला, यानी एक बैक्टीरिया है वो पूरा का पूरा सराउंड हुआ है किससे, फ्लैजेला से। तो हमारे पास हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ऑप्शन ए जो है उसका राइट आंसर है, यानी पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। और ये जो एमसीक्यूज आया हुआ है ये आपके पास एमसीक्यूज आया है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज है हमारा इट इज ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे प्लांट जो आपके पास कोई फ्लूइड अपने अंदर कोई लिक्विड या जूस रखें, एक्सट्रैक्शन रखें, उस तरह का जो पार्ट होता है वो हम कहते हैं C4 प्लांट, ठीक है। और दैट टाइप ऑफ प्लांट विल बी नोन एज शुगर, यानी अगर हम बात करते हैं शुगर कैन प्लांट जो है वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास यानी गन्ना जो है वो आपके पास शुगर कैन प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है। यानी जो उनका फूड है उसके अंदर क्या हो, बहुत यानी एक लकड़ी की तरह हो और उसके अंदर रस हो, दैट टाइप ऑफ प्लांट विल बी नोन एज C4 प्लांट केम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके पास क्या है, शुगर कैन प्लांट, आपने जनरल एग्जाम्पल में पढ़ा होगा ये, ठीक है। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 14 से अपना 11 से है ये सवाल। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये सवाल इस एक जो टॉपिक है ये रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए ये सवाल में भी ना बने आपके पास एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास रस्ट एंड मफ बिलोंग टू द, ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 से सवाल है। चैप्टर नंबर 8 किंगडम बन जाए तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल ये स्पीशीज़ हैं रस्ट एंड स्मफ किसकी, बेसिडियोमाइकोटा की, ज़ाइगोमाइकोटा, एक्सोमाइकोटा, डोट्रोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये एमसीक्यूज थी जो हमने डिस्कस करी, और चैप्टर नंबर यानी 2019 की
ठीक है। 2019 की जो MCQs थी बॉटनी के पेपर में जो आई थी वो हमने आज डिस्कस करी। अच्छा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। फिर नेक्स्ट ईयर कोई नया ईयर हम सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। अगर किसी ने कोई सजेशन दे रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कोई सजेशन देना चाहें या आप कुछ एडवाइस देना चाहें कि सर ये चीज़ें हमें नीड हैं, आप इन चीज़ के ऊपर लेक्चर वीडियो अपलोड करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह आपके उन राह को ज़रूर पूरा करूँगा या उस पर हम नज़रसानी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपका ये टीचर मोहम्मद साद बेग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।